नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। मौर्य के बाद के जो काल है उसमें उसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। उसमें ब्राह्मण साम्राज्य और चेदी वंश ये पढ़ लिया। बाकी ये 4 जो विदेश से आक्रमण हुए थे, इन 4 आक्रमणों को पढ़ लेने के बाद पूरी मौर्योत्तर काल खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज हम लोग हिंद, यूनान और शक तक पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पल्लव और कुषाण पढ़ेंगे तो आपका मौर्योत्तर काल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए विदेशी तो बहुत इंडिया में हमेशा आक्रमण हुए हैं, लेकिन इन विदेशियों से ये भी विदेशी थे, मगर अंतर यही था जैसे मुगलों ने, अंग्रेजों ने यहाँ आया, यहाँ के लोगों का शोषण किया और यहाँ के लोगों का क्या बोलते हैं, यहाँ की संस्कृति को भी नष्ट करने का कोशिश किया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यहाँ आए और यहाँ की संस्कृति को अपनाए और बहुत अच्छे से रहे। जब भी रहे, कुषाण वंश में कनिष्क सुने होंगे, कितने कनिष्क का बहुत देन है इंडिया को। ठीक है, ये खुद ही इंडियन बन गए बाद में, यहाँ की सभ्यता को अपना लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, हिंद यवन के बारे में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो 4 है ना, इसको कहते हैं यवन राज्य। भारत में यवन राज्य ऐसे माना जाता है इसको, इन 4 को। ठीक है, जैसे ब्राह्मण साम्राज्य बोलते हैं हम लोग शुंग, कण्व और सातवाहन वंश को, उसी तरह यवन राज्य कहते हैं। तो पूछेगा कि इन लोगों में कालक्रम बताइए, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ये सब पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सीधे बात, एक आप कुछ ही उपाय, हिस्पकू बोल के याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्पकू बोल के याद करिए, रट्टा मार लीजिए। हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। पहले हिंद यवन आए, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ठीक है, एकदम रट्टा मार ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कंफ्यूजन स्टूडेंट कहाँ होता है। ठीक है, जैसे दे दिया बैक्टीरिया के बारे में बताइए, इस वजह से बैक्टीरिया कैसे ढूंढेंगे, सीथियन दे देता है, पर्थियन दे देता है, यूची दे देता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए उस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। हिंद यवन को क्या कहा जाता है, इंडो ग्रीक। यवन मतलब यूनान को कहा जाता है। ठीक है, इंडो ग्रीक। ठीक है, ग्रीक मतलब यूनान, और यूनान को और हिंदी में लीजिएगा तो यवन, यही कहते हैं इसको। हिंद यूनानी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनानी, या इसी को बैक्टीरिया कह सकते हैं। ठीक है, आदमी कंफ्यूज कर जाता है, बैक्टीरिया को ही, बैक्टीरियन को ही हिंदी यवन कहते हैं। ये सब एक ही है। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग नाम से अंकित किया गया, मगर ये एक ही है। क्लियर। शक तो इंडियन नाम है, और उन लोगों का यूनानी नाम क्या है। ठीक है, यूनानी नाम इन लोगों का क्या है, शक का सीथियन। ठीक है, ये भूलिए मत, ये सीथियन और शक एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। पहलव का पार्थियन। ठीक है, पार्थियन। और कुषाण का यूची। ठीक है, यूची, ये सब यूची जनजाति था, ये पार्थियन जनजाति था, ये सीथियन जनजाति था, वो कबीला टाइप का था ये लोग। ठीक है, तो इस तरह से अब याद कर लीजिए। हिंद यवन बना कैसे, देखिए हिंद यवन क्या हो गया, ग्रीक से बना। ग्रीक मतलब यूनान। यूनान का आक्रमण इंडिया में जब हुआ था तो यूनान में अलेक्जेंडर सफल नहीं हो पाया, तो वो जाने लगा। तो जब जीता हुआ क्षेत्र अपने सेनापति को देके गया कि भाई मैं जा रहा हूं, तू संभालना इस एरिया को। वो एरिया कौन है, अभी का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर वाला एरिया, मतलब अफगानिस्तान और उधर ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया वाला एरिया, बोला तुम संभालना। तो उसी के वंशज जो हुए वही लोग हिंद यवन कहलाए। ठीक है, तो हिंद यवन में देखिए किसको देके गया था राज्य, उसने सेल्यूकस निकेटर को, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को, और बोल के गया था भाई तुम विश्व विजेता बनना, मैं तो नहीं बन पाया, इसको जिम्मेवारी दे दिया था। फिर इसने अटैक किया तो इसको चंद्रगुप्त मौर्य बुरी तरह से परास्त कर देता है। तो फिर ये अपने बेटे को एंटियोकस को बोलता है, ये एंटियोकस 1 को बोलता है भाई तुम कर लेना। तो फिर ये अटैक करता है, इसको बिंदुसार भगाता है, ये भी नहीं कर सकता। फिर इसके बेटा एंटियोकस 2 को बोलता है बेटा तू कर लेना, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे बाप दादा लोग नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत कमजोर हो जाता है एंटियोकस के समय तक, और बहुत छोटे भागों में उतने बड़े साम्राज्य छोटा छोटा होने लगता है। तो ये है ये, और इसी क्रम में आपको मिलेगा, इसी के वंशज ही अभी अटैक करेगा डेमिट्रियस। ठीक है, कब अटैक करेगा डेमिट्रियस, देखिए डेमिट्रियस अटैक, हिंद यवनों का आक्रमण से, आपको आक्रमण क्यों अभी कर रहा है हिंद यवन पता है,
185 BC में आप देखिएगा, जो उस समय का भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसका अंत कर देता है बृहद्रथ। इसका पुष्यमित्र सिंह, बृहद्रथ नहीं, मौर्य वंश का अंतिम राजा रहता बृहद्रथ, तो बृहद्रथ का अंत कर देता पुष्यमित्र सिंह में। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य टूट जाता है, ऐसे पुष्य मतलब कमजोर हो जाता है। तो उसी समय का फायदा उठा के तुरंत 2 साल बाद 183 BC में डेमेट्रियस अटैक कर देता है। ठीक है, डेमेट्रियस अटैक कर देता है हिंद यूनानी। इन लोग तो कसम खा के रखा है कि इंडिया को जीतना है। ठीक है, तो डेमेट्रियस अटैक कर देता है। और लेकिन ये है क्या, ऐसा नहीं है मौर्य को जो बृहद्रथ को मारा था पुष्यमित्र सिंह, ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी रहता, बहुत ही शक्तिशाली रहता पुष्यमित्र सिंह। ठीक है, तो पुष्यमित्र सिंह आता है यहाँ पे, और इसका बेटा अग्निमित्र भी आता है साथ में लड़ने। ठीक है, पुष्यमित्र का बेटा, दोनों भाई, दोनों बाप बेटे ने इतना मारता है, डेमेट्रियस को भगा देता है। क्लियर। अब क्या होता है, डेमेट्रियस का ही वंशज कोई आता है, मिनांडर, बहुत दिनों बाद। ठीक है, मिनांडर डेमेट्रियस, मिनांडर को देखिए, मिनांडर नाम कहाँ है, ये यूनानी नाम है। भारतीय नाम इसका क्या है, मिलिंद, बुद्ध साहित्य में से मिलिंद नाम से मिलता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंद यवनों का सबसे प्रतापी राजा कौन है, मिनांडर। आप देखिए डेमेट्रियस को तो भगा देता है ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सॉरी, पुष्यमित्र सिंह डेमेट्रियस को भगा देता है। लेकिन डेमेट्रियस जब आता है ना, तो इंडिया का जो अभी का जो पाकिस्तान है उसके ऊपर का एरिया रहता है। ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर वाला एरिया रहता है डेमेट्रियस का। लेकिन जब अटैक करता है तो वो अफगानिस्तान वाला पूरा एरिया और पाकिस्तान वाला पूरा एरिया, अभी का पंजाब, हमारा इंडिया वाला पंजाब का पूरा एरिया अटैक कर लेता है। लेकिन पुष्यमित्र सिंह कहीं इसको कहां से भगा पाता है, सिर्फ इंडिया वाले पंजाब एरिया से और पाकिस्तान से। और पाकिस्तान का अभी भी जो थोड़ा उत्तरी भाग है वो रह जाता है, बाकी जगहों से भगा देता है। उस भाग में मतलब थोड़ी से एरिया में कब्जा कर लेता है उस समय के आर्यावर्त का। ठीक है, तो उस एरिया में जो कब्जा कर लेता है थोड़े से एरिया में, तो उस एरिया में हिंद यवन साम्राज्य बन जाता है और साकल बोल के जगह को अपनी राजधानी बनाता है। अभी के इंडिया में एक जरा सा भी एक भी एरिया इसका नहीं था। अभी का इंडिया का और आधा से ज्यादा पाकिस्तान से भगा दिया था। ठीक है, तो थोड़े से एरिया साकल में अपनी राजधानी बनाया, जीत के रखा था डेमेट्रियस ने। साकल को अभी सियालकोट बोल के बोलते हैं, ये पाकिस्तान में। क्लियर। उसके बाद मिनांडर आता है। मिनांडर जब आता है तो और अपने इस एरिया को राजा जब बनता है तो बहुत मजबूती प्रदान करता है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से शासन चलाता है, बहुत अमीर बनाता है। लेकिन मिनांडर भी एक बार अटैक कर देता है। ठीक है, और एरिया बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो पुष्यमित्र का पोता रहता है, अग्निमित्र का बेटा वसुमित्र इसको मार देता है, मतलब हरा देता है। तो हरा देता है तो ये ऐसा नहीं है कि हार गया, ये बहुत प्रतापी राजा था, बहुत गुणी राजा था। ये यहाँ आता है, इसकी सभ्यता इस एरिया में आता है तो बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के गुरु नागसेन से सवाल पूछता है, बहुत सारे सवाल कि तुम लोग तो पैसे हो, अच्छे से जिंदगी जी सकते हो, फिर भिक्षुक बन के क्यों घूमते हो, अपने जीवन के मरण के सारे जितने डाउट थे वो मिलिंद पूछता है नागसेन से, और नागसेन सब कुछ का जवाब देता है। ठीक है, वो एक बुक में लिखित है। ठीक है, उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, मतलब मिलिंद का प्रश्न, पन्हो मतलब प्रश्न पाली भाषा में। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागसेन और मिलिंद के बीच में प्रश्न उत्तर का जिक्र किस बुक में है, दैट इज मिलिंद पन्हो। क्लियर, इतना आप याद रख लीजिए। आपके उसके बाद देख लीजिए, बहुत ये हिंद यवनों से सिर्फ फायदा है, बहुत सारे फायदे भी होते हैं वो इंडिया को। क्या क्या फायदे होते हैं हिंद यवन के आक्रमण से, हिंद यवन जब इंडिया आते हैं तो देखिए, सबसे पहले हिंद यवन एक आर्ट में बहुत, होलिस्टिक आर्ट में बहुत परिपूर्ण है। होलिस्टिक आर्ट एक आर्ट है जिसमें उन लोग महारत हासिल है। ठीक है, और इधर इंडिया के आर्ट में बहुत अच्छा आर्ट है इंडिया का, वो इंडियन आर्ट है। ठीक है, तो यही दोनों आर्ट का जब मिलन होता है
तो जाके ये दोनों आर्ट मिलन होके गांधार आर्ट बनता है। होलिस्टिक आर्ट हम लोग लेते हैं और अपना इंडियन आर्ट मिलाते हैं, तो ये भारत के पश्चिमोत्तर एशिया में इंडिया में गांधार शैली का उत्पत्ति होता है। बाद में इसमें रोम शैली भी जुड़ जाता है। इसलिए जब क्वेश्चन आता है गांधार शैली किस किस का मिश्रण है, यूनानियों का, इंडियन का और रोम का, तीनों शैली का मिश्रण को गांधार शैली कहते हैं। ठीक है, ये एक चीज फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ, सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में किसने बनवाए? ठीक है, जो एरिया में इसका ये हुआ था, कब्जा हुआ था, उस एरिया में बनवाए थे। सोने के सिक्के भारत में किसने बनाना शुरू किए? हिंदिया, उन्होंने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने देखा, अभी पिछली बार ब्राह्मण साम्राज्य हम लोग पढ़े थे ना, वहां भी सोने के सिक्के हम लोग देखे थे सातवाहन वंश में, लेकिन उससे पहले की घटना है ये। इधर देखिए क्या बोलता है, ब्राह्मण साम्राज्य इधर काम कर रहा है अपना, और पश्चिमोत्तर भारत में ये आक्रमण, इन लोगों का आक्रमण भी शुरू हो गया है। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले हम लोग पढ़े सातवाहन वंश में भी सोने के सिक्के थे, तो वही पहले होगा। पहली घटना यही है, वो तो हम लोग सीरीज में पढ़ रहे थे, इसीलिए आपको पहले पढ़ना पड़ गया। तो सोने के सिक्के सबसे अच्छा इसने बनाए थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने बनवाया था। सबसे देखिए, सोने के सिक्कों से 3 क्वेश्चन आता है। सोने के सिक्के पहले किसने बनाया? हिंदी यवनों ने बनाया। सबसे ज्यादा किसने बनाया? गुप्तों ने बनाया। और सबसे बेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा सिक्कों में सोने की मात्रा किसके वाले सोने में रहते थे? वो कुषाणों के सोने में रहते थे। सोने के सिक्के से ये 3 क्वेश्चन आप याद कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इससे इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये जो नाटक पर्दा को आप देखिएगा, हिंदी भाषा में यवनिका कहा जाता है। जो थिएटर शो करते हैं ना, यवनिका, जो पर्दा निकलता है, ठीक है, उसको यवनिका हिंदी भाषा में बोला जाता है, अगर आपने कभी गौर किया होगा तो। ये यवन से लिया गया है। तो नाटक कला जो हमारे इंडिया में विकसित हुआ है, यवनों का ही देन है। दूसरी बात इसका और भी देन है क्या? ज्योतिष शास्त्र जो है हम इंडियन की नहीं है, इंडियन ने लिया है हिंदी यूनानियों से, यवनों से। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र हिंदी यूनानियों से हम लोगों को मिला है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ किससे पता चलता? हमें गार्गी संहिता से। गार्गी संहिता एक बुक है। गार्गी संहिता बुक किससे रिलेटेड है? ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज्योतिष से रिलेटेड बुक है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र से। और इस बुक का महर्षि कात्यायन ने इस बुक को लिखा है। तो ज्योतिष विद्या जो है हम लोगों ने यवनों से लिया है। उसके बाद देखिए मेनांडर क्या बोलता है, यहाँ आता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है, बहुत सारे विहार बनाता है, बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। बाकी ये पूरी तरह से हमारी यहाँ के इंडियन संस्कृति में घुल मिल जाता है। अब देखिए ये जो हुआ मिनांडर और इन लोगों का जो आक्रमण, डेमेट्रियस और मिनांडर का आक्रमण, ये यवन का पहला आक्रमण। हिंद यवन का दूसरा आक्रमण। पहला आक्रमण कब करता है? पुष्य शुंग वंश में, पुष्यमित्र शुंग के समय में। दूसरा आक्रमण कब करता है? जब 9वां राजा आ जाता है, 9वां राजा आता है शुंग वंश का। कौन? उसका नाम रहता है भागवत मित्र या भागभद्र मित्र। ठीक है, भागभद्र मित्र इसके समय में करता है। ठीक है, हार जाता है कौन था ये? एंटीओलकिड्स। ठीक है, कोई सफलता नहीं मिलता एंटीओलकिड्स को। और एंटीओलकिड्स इसके दरबार में, भागभद्र या भागवत मित्र के दरबार में अपना एक राजदूत भेजता है, जिसे हेलियोडोरस कहते हैं। हेलियोडोरस। ठीक है, ये हेलियोडोरस भी भारत की संस्कृति को अपना लेता है। ठीक है, और ये कौन से धर्म अपना लेता है? देखिए शुंगों का मेन धर्म क्या है पता? भागवत धर्म, वैष्णव धर्म। ठीक है, विष्णु जी का वाहन गरुड़ होता है, तो उस गरुड़ का यहाँ जिक्र होगा। हेलियोडोरस यहाँ आने के बाद क्या होता है? यहाँ प्रभावित होता है वैष्णव धर्म से, तो भागवत धर्म को अपना लेता है। और यहीं पे राजधानी कहाँ रहता है? शुंगों की विदिशा रहता है। तो विदिशा को भीलसा भी बोलते हैं आजकल, भीलसा। प्लस इसको बहुत सारे बुक में बेस नगर बोला जाता था पुराने जमाने में। तो इसी बेस नगर का अभिलेख बनवाया इसी ने। किसने? हेलियोडोरस ने। इसने क्या किया? गरुड़ स्तंभ के ऊपर एक स्तंभ बनाया जिसमें गरुड़ का चित्र है। उस गरुड़ स्तंभ के ऊपर
लेख लिखा है, जिसे बेसनगर का गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, किसने? हेलियोडोरस ने। और उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है सुंग वंश के बारे में। तो इतना हिंद यवनों के बारे में आप याद कर लीजिए। बाकी क्या क्या देन है हिंद यवनों का वो भी देख लीजिए। हिंद यवन खत्म हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ते हैं शक। ठीक है, शक के बारे में देखिए। शक क्या हुआ? शक भी उसी से रास्ते से आएगा। इंडिया माने एक ही रास्ता है, एक तरफ पहाड़ है, दो तरफ भरा हुआ समुद्र है, तो आएगा कैसे? ठीक है, तो शक, शक मतलब सीथियन। शक बोलिए या सीथियन बोलिए, सीथियन ग्रीक लैंग्वेज में। सीथियन कहाँ से आता है भाई? मध्य एशिया से। कहाँ पूछा जाता है? मध्य एशिया से। जो स्टेपीज ग्राउंड कहते हैं ना, स्टेपी घास मैदान जिस एरिया में है मध्य एशिया में, उज्बेकिस्तान, ये सब एरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब एरिया तो मध्य एशिया से आते हैं। ठीक है, 5 शाखाएं आती है इसकी, 5 ग्रुप आती है, टोटल 5 ग्रुप आती है। जब 5 ग्रुप आती है तो ये जो वही भाग जो पाकिस्तान के ऊपर वाला भाग, ठीक है, उस वाले भाग को जीतता है। ठीक है, पाकिस्तान का भी कुछ एरिया और उसके ऊपर वाले भी कुछ एरिया जीतता है। ठीक है, और जीतने के बाद क्या होता है? 5 में से 5 शाखाएं अभी के इंडिया में नहीं आ पाता है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और उसी एरिया में रह जाता है। इसमें 3 शाखाएं आती है। पश्चिम शाखा बोलते हैं को, पश्चिम शाखा, उत्तर शाखा। ठीक है, और एक शाखा है जो दक्कन शाखा बोलते हैं, जो दक्कन में मिला है उसको कहते हैं सबसे पहले। ठीक है, दक्कन शाखा को खत्म, बाकी 2 शाखाएं जो है उसको पढ़ना नहीं है, वो आता ही नहीं इंडिया। इंडिया क्या वो उधर ही रह जाता है, इंडिया से बाहर, अभी पाकिस्तान वाले एरिया से भी बाहर रह जाता है। दक्कन शाखा में जो स्थापना करता है उसका नाम मऊ है या मऊस है। ठीक है, बस उत्तरी शाखा जो है वो तक्षशिला और मथुरा में, और जो पश्चिमी शाखा है वो कहाँ अपना बनाता है? एक बनाता है नासिक में अड्डा, एक उज्जैन में अड्डा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जितने भी शक आए थे सबसे मजबूत कौन थे? पश्चिमी शाखा वाले, सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले, सबसे समृद्ध और सबसे ज्यादा काम करने वाले, ये पश्चिम शाखा, यही सबसे महत्वपूर्ण शाखा था। नासिक वाला, उज्जैन वाला आपको याद रखने का जरूरत नहीं, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ठीक है, उत्तर शाखा वाला तक्षशिला और मथुरा में। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इन लोग अपने आप को राजा कभी नहीं कहते थे, राजा सम्राट, ये इन लोग अपने आप को जो हेड होता था ना वो क्षत्रप कहलाता था, क्षत्रप। ठीक है, तो इन लोगों के क्षत्रप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मथुरा वाला जो ये है, उत्तरी शाखा जो मथुरा वाला है, ठीक है, मथुरा वाला, इसका संस्थापक था, उसको राजउल बोलते हैं। ठीक है, राजउल ये संस्थापक थे। दक्कन वाले का माउस बता दिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नासिक वाला। ठीक है, नासिक वाले के बारे में हम लोग पढ़े हैं। नासिक वाले में क्या घटना हुआ था याद कीजिए। नासिक वाले में नाहपान बोल के सबसे प्रमुख क्षत्रप का जिक्र मिलता है। नाहपान पिछले वीडियो में क्या हुआ था? नाहपान को किसने हराया था? गौतमी पुत्र सप्तकर्णी ने, याद कीजिए। और उसने क्या इसको मार दिया था। और क्या हुआ था? वहां से 8000 सिक्के मिले हैं, 8000 सिक्के। ठीक है, किसमें मिले हैं ये 8000 सिक्के? एक जोगल थम्पी मृद भांड के भीतर, कहा? नासिक में मिले हैं ये। ठीक है, मृद भांड के भीतर 8000 सिक्के मिले। वो सिक्के क्या है? शकों के है। कौन सा शक? नाहपान का शक है। उस शक का नाम है नाहपान। उसमें लिखा हुआ है कि नाहपान का है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो इससे पहले हिंद यवन लोग जो थे ना, एक और स्पेशल चीज दिया है इंडिया को। जो सिक्के बनते थे, ये हिंद यवन लोग जो सिक्के उन लोग बनाते थे, उसमें राजा का नाम भी अंकित होता था, प्लस डेट भी अंकित होता था उस राजा का नाम, और नीचे लिख देता था 1520 से 1525 तक का शासनकाल, ऐसे करके पता चला। इससे अब क्या बोलता है, बहुत अच्छा से हमें जानकारी मिली, और उस चीज को हमारे इंडिया ने भी अपनाया। तो ये जंगल थम्पी मृद भांड के अभिलेख जो है, उस मृद भांड मतलब
वो टीचर टाइप का, उसमें से 8,000 सिक्के मिलते हैं जो पता नापान का नाम लिखा हुआ उसमें, लेकिन स्टैम्प मारा हुआ है गौतमी पुत्र सप्तकर्णी का, क्योंकि हम लोगों ने भी स्टैम्प मारना देख देख के सीख लिए। यही सबसे प्रतापी राजा रहता है सातवाहन वंश का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसके बारे में? ये नासिक वाले शक के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं उज्जैन वाले शक। ठीक है, उज्जैन वाले शक। उज्जैन वाले शक जो है ये सबसे फेमस राजा इसका रहता है रुद्रदामन। इसका नाम सुने होंगे, रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ है? जूनागढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूनागढ़ में कहाँ? गुजरात के काठियावाड़ जिले में जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख क्यों फेमस है भाई? संस्कृत में लिखा हुआ पहला अभिलेख, संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पहले अशोक के समय देखे थे ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाई, ग्रीक में है, लेकिन ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का जो है संस्कृत में है। रुद्रदामन क्यों फेमस है? कि वहां गिरनार पर्वत का सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था, सुदर्शन झील का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था वहां सिंचाई के पर्पज से। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसका अभिलेख क्या बोलता है? एक ही है संस्कृत का, बाकी सारे प्राकृत, इसका भाषा प्राकृत था रुद्रदामन का, मगर ये संस्कृत में जो अभिलेख खुदवाया था वो सही, वो संस्कृत में था। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं, इसको भगाया किसने? देखिए एक जिक्र मिलता है, एक लोकल राजा ने उज्जैन से भगाया था इसको। ठीक है, उज्जैन में है ना, उज्जैन का एक लोकल राजा शक्तिशाली बनता है। 58 BC में उज्जैन के शकों को परास्त करके भगाता है इंडिया से। ठीक है, पूरी तरह से तो नहीं भागता है लेकिन भाग जाता है। और शकों को भगाने के उपलक्ष्य में वो जो लोकल राजा था, नाम नहीं पता चल पाता, कंफ्यूजन है नाम में। और इसमें बहुत जगह पे डेट नहीं बताया, शक कब से कब आए, कब से कब नहीं, वो क्वेश्चन कहीं पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतिहासकार को भी नहीं पता अभी तक। तो 58 BC में जो भगाता है, और जो भगाता है तो भगाने के उपलक्ष्य में उसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। उसके बाद जो भी राजा शकों को भगाता था, वो सब विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता था, क्योंकि बहुत छेछड़ टाइप का इन लोग होता है, जबरदस्ती मार दो, कूद दो, पीट दो, एक जगह दूसरी जगह हिलेगा ना, इस तरह का माना जाता था इन लोगों को। तो जो भी राजा इसको भगा देता था वो अपना पूरा प्रसिद्धि के लिए अपने विक्रमादित्य उपाधि धारण करते हैं। तो टोटल इतिहास में 14 विक्रमादित्य धारण हुए थे, जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य का जिक्र आता है। तो हाँ, इस खुशी में और क्या किए गए? इस खुशी में देखिए उस राजा ने 2 चीज काम करवाए थे। ठीक है, एक कैलेंडर जारी किया था। कौन सा कैलेंडर? विक्रम कैलेंडर। ठीक है, विक्रम कैलेंडर जो नेपाल में ये पूरी अच्छी तरह से चलता है। इंडिया में भी लोग यूज करते हैं रेफरेंस के लिए, मगर नेपाल का ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। और दूसरा चीज क्या है? चांदी के सिक्के चलवाए। ठीक है, और तीसरा शक को भगाने की खुशी में और विक्रमादित्य टाइटल लिए। ये 3 चीज याद रखिएगा। विक्रम कैलेंडर कब है? 58 BC। अगर देखिए आपसे मैंने सदी से 58 साल पहले अगर पूछ दिया जाए कि भाई अभी विक्रम कैलेंडर में कितना चल रहा है, तो अभी कितना 2020 प्लस 58 जोड़ दीजिए, मतलब विक्रम कैलेंडर में इतना 2078 साल चल रहा है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर नहीं है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर ये कुषाण वंश में बनेगा, जिसको शक कैलेंडर कहते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे हमारा कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? देखिए एक चीज है जो एंटियालकिड्स जो दूसरे यवन आक्रमण होता है, एंटियालकिड्स का जो दोबारा जब आक्रमण होता है हिंद यवन को, जब एंटियालकिड्स करता है वो तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, दूसरे आक्रमण में। और पहले आक्रमण में साकल था, मतलब सियालकोट था। ठीक है, बस इतना काफी है आप लोगों का। चलिए, धन्यवाद आप लोग।